नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, जिसके राइटर हैं स्वयं प्रकाश जी। तो आइए सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखते हैं, उसके पश्चात हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पूर्ण किया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूर्ण की थी। ठीक है, स्वयं प्रकाश जी ने अपनी साहित्यिक जीवन में अनेक कहानी संग्रहों का रचना किया, जिसमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान, आदमी जात का आदमी, इस प्रकार से उन्होंने लगभग 13 कहानी संग्रहों का रचना किया है। अपनी कहानी संग्रहों के साथ साथ इन्होंने उपन्यासों का भी रचना किया है। इनके उपन्यासों में बीच में विनय और ईंधन जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई। वैसे स्वयं प्रकाश जी को अनेक सम्मान से सम्मानित भी किया गया। उनको पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे अनेक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आइए अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। बच्चों, नेताजी का नाम लेते ही अगर हम नेताजी बोले तो आपके दिमाग में किसकी छवि आई, किसकी पिक्चर बनी, किसकी इमेज आई? बोलिए, सोचिए। सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस जी की छवि आती है। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। एसएसटी सब्जेक्ट में भी आप इनके बारे में अच्छे से पढ़े भी होंगे। सुभाष चंद्र बोस जो है एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था। ठीक है, इन्होंने नारे भी दिए थे, जय हिंद का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी दिए थे। जैसे हम नेताजी बोलते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की छवि हमारे दिमाग में बनती है, वैसे ही जब हम सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं तो उसके चश्मे और टोपी की हमें याद आती है। उनकी जो चश्मे हैं और टोपी की हमको याद आती है। तो इस चैप्टर में सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मा, उसके जो चश्मे हैं उसके बारे में दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का एक मूर्ति होता है, उस मूर्ति में हर रोज नया चश्मा लगा हुआ रहता है, वो भी वास्तविक ओरिजिनल वाला लगा हुआ रहता है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में दिया है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको महत्वपूर्ण 3 पात्र मिलेंगे, 3 मुख्य पात्र मिलेंगे। पात्र तो और ज्यादा भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पात्र मिलेंगे। पहला है हालदार साहब, दूसरा पान वाला और तीसरा है चश्मा वाला। हालदार साहब एक कंपनी में, जो कंपनी बड़ी रहती, बहुत बड़ी कंपनी होगी वो, तो उसमें ऊंचे पद पर वह रहता है, क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया है कि उनका एक ड्राइवर रहता है और वो कार से आना जाना करते थे। तो इससे पता चलता है कि वो जो है उस कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, वह उच्च पद में रहे होंगे। दूसरा है पान वाला। पान वाला ये जो है काला, मोटा और इनके जो सिर पे बहुत कम बाल रहते हैं। ये हमेशा पान खाते रहता है, हमेशा पान खाते हुए बात करता था। अपने कंधे में वो साफा रखते थे, एक कपड़ा रखता था हमेशा वो। और इनके जो दांत है वो काले लाल रंग के हो गए थे। ठीक है, और ये आदमी जो, ये पान वाला जो है, हमेशा
कहीं पर भी कोई भी टिप्पणी कर देता था। जिस चीज के बारे में ये पान वाला नहीं जानता था उसके बारे में भी ये टिप्पणी कर देता था। ठीक है, अब आता है ये चश्मा वाला। चश्मा वाला कौन है? इसको कैप्टन कहा जाता था। ठीक है, कैप्टन इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जो है बहुत ही देशभक्त, अच्छा देशभक्त था। इस तरह से इनकी देशभक्ति को देखकर इनको कैप्टन नाम दिया गया था। ठीक है, ये जो है वृद्ध हो गए थे, बूढ़ा हो गए थे और लंगड़ा भी थे, जो दिव्यांग होते हैं ना, इनके एक पैर जो है नहीं थी। ठीक है, तो आइए अब हम इस चैप्टर का सार देख लेते हैं, उसके बाद में इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो इसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी ने देशभक्ति का संदेश दिया है। किसका? देशभक्ति। लेखक जो है बताया है कि देशभक्ति की जो भावना होती है वो केवल और केवल बड़ों में ही नहीं होती है, बल्कि बच्चों में भी देशभक्ति के गुण समाहित होते हैं। ठीक है, देशभक्ति का अर्थ केवल बॉर्डरों में जाकर के लड़ाई करना ही नहीं होती है। ठीक है, देशभक्ति का वास्तविक अर्थ यह भी हो सकता है कि हम अपने देश को दिल से चाहें, उसके सभी क्षेत्र से हम प्यार करें, वहां हमारे देश में रहने वाले लोगों से हम प्यार करें, सभी के साथ हम अच्छे व्यवहार करें, अच्छे बर्ताव करें और हम अपने देश के लिए और अपने समाज के विकास के लिए हम कुछ काम करें। ये भी एक देशभक्ति ही होती है। ठीक है, और तो और बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और उनको सही मार्गदर्शन, बच्चों को सही मार्गदर्शन देना भी देशभक्ति ही कहलाती है। ठीक है, देशभक्ति का अर्थ समझ में आया। अब इस पाठ में और यह बताया है कि किस प्रकार से एक साधारण चश्मा वाला होता है, जिसको लोग जो है, जिसके देशभक्ति के कारण उनको कैप्टन भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो देशभक्ति होती है उसके बारे में बताया है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो कैप्टन जैसे, इस चश्मे वाले जैसे देशभक्तों को अपमानित करते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं, उनको पागल भी बोलते हैं। ऐसे लोग भी हमारे देश में, हमारे समाज में रहते हैं। तो इस प्रकार से लेखक स्वयं प्रकाश ने कैप्टन के चरित्र के माध्यम से, इस चश्मे वाले के चरित्र के माध्यम से अनेक देशभक्तों को याद करने की कोशिश किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर कहां से स्टार्ट होती है ये हम देखते हैं। चैप्टर स्टार्ट होती है इस हालदार साहब के काम से। ये जो है एक कंपनी में क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, और इनको कंपनी के काम से हमेशा एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है। इसको कंपनी के काम से कहां जाना होता है? शहर जाना होता है। लेकिन जब वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ये हालदार साहब, तो जिस कस्बे की इस चैप्टर में बात कही गई है उस कस्बे से उनको गुजर करके जाना पड़ता था। इसको कहां से जाना पड़ता था? एक कस्बा। ठीक है, कस्बा का मतलब क्या होता है? कस्बा एक छोटा सा शहर होता है जो गांव से बड़ा होता है और बड़ी शहर से थोड़ा छोटा, मतलब शहर से छोटा और गांव से बड़ा होता है कस्बा। इस कस्बे से होकर के गुजर करके इनको, हालदार साहब को शहर जाना होता है। वो आए दिन, मतलब लगभग 15 दिन के अंतराल में ये जो है कंपनी के काम से शहर जाते हैं, तो इस कस्बे से वो गुजरते हैं। तो इस कस्बे के बारे में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने बताया है कि यह कस्बा जो है अच्छा था। यहाँ जो जरूरत की चीजें थी वे सब चीजें यहाँ मिल जाती थी। इस कस्बे में कुछ पक्के मकान थे, बाजार थे, सीमेंट का कारखाना था, सिनेमा घर था, स्कूल था और नगर पालिका भी था। तो नगर पालिका जो है कभी कभी सड़कें बनवा दिया करती थी, सड़कों में मरम्मत करवा दिया करती थी, या कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करते थे, या फिर जो नगर पालिका के उस नगर के साफ सफाई का काम करवाता था, जो नगर का काम होता था वो यहाँ की जो नगर पालिका है वो काम करवाती थी। ठीक है, तो
ये नगर पालिका अपने ये काम तो करवाती थी, तो यहाँ इस नगर पालिका में एक अफसर रहता है, अफसर, ठीक है। ये अफसर जो है उस गांव के चौराहे में, उस कस्बे के, गांव नहीं, कस्बे के चौराहे में, चौराहा का मतलब समझते हैं, कस्बे का चौराहा, चौराहा मतलब जहां पे चारों दिशाओं में जाने का रास्ता हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं, इस कस्बे का चौराहा। तो इस जगह वो क्या करता है, सुभाष चंद्र बोस जी का, इनका एक मूर्ति लगवा देता है। मूर्ति को क्या बोलते हैं, बस्ट बोलते हैं, बस्ट, मूर्ति। वो मूर्ति क्या है, किस रूप में, बस्ट के रूप में। बस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे मूर्ति जो है सिर से लेकर कंधे तक हो, ऐसी मूर्ति को क्या बोला जाता है, बस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में भी आ सकता है, बस्ट किसे कहते हैं, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि जिस मूर्ति में जो है सिर से लेकर कंधे तक का ही भाग रहता है उसको हम बस्ट बोलते हैं। ये आ भी सकता है, ठीक है। तो ये बस्ट वाली मूर्ति किसकी, सुभाष चंद्र बोस की लगवा देते हैं। कौन लगवाता है, इस नगर पालिका को जो अफसर रहता है वो सुभाष चंद्र बोस की एक बस्ट लगवा देता है, ठीक है। जिसको, इस मूर्ति को जब भी ये हालदार साहब इस कस्बे में आता था, जब भी इस कस्बे के चौराहे से गुजरता था, इस जगह से गुजरता था, तो इन सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को वो देखता था। वो इनके मूर्ति को देखता था, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखता था, तो उनको, उनकी देशभक्ति जो है जाग जाती थी, क्योंकि ये हालदार साहब भी एक अच्छे देशभक्त थे। तो उनको देख करके, उनकी मूर्ति को देख करके, किसकी मूर्ति को देख करके, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देख करके, उनके बस्ट को देख करके उनको हमेशा दिल्ली चलो की नारा याद आ जाती थी, या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे इनको हमेशा हालदार साहब को याद आता था। तो इस मूर्ति को देखकर तो ये याद आती है, इससे इनकी देशभक्ति की बात हमको समझ में आती है। लेकिन इस मूर्ति को, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को वो और गौर से भी देखता था, क्योंकि उस मूर्ति में उनको कुछ कमी नजर आती थी। क्या कमी नजर आती थी कि वो मूर्ति जो है ऊपर से लेकर नीचे तक तो सुंदर तो था, लेकिन जो उस मूर्ति में जो चश्मा लगा हुआ था, जो चश्मा लगा हुआ था वो ओरिजिनल चश्मा था, वास्तविक चश्मा था। तो इनको लगता था कि इसमें जो चश्मा लगा हुआ है वो ओरिजिनल क्यों है, इसमें जो चश्मा लगा है वो, ये जो मूर्ति बना है वो किसका था, बना था, संगमरमर का था, संगमरमर का था ना, तो संगमरमर का ही चश्मा होना चाहिए। तो वो सोचते हैं कि इसमें संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं लगा है। आखिर हो सकता है कि संगमरमर का चश्मा लगाते तो वो चश्मा जो है पारदर्शी ना हो, इस कारण से संगमरमर का चश्मा नहीं लगाया है। या फिर यह भी कारण हो सकता है कि चश्मे की जो डंडी होती है वो पतली होती है, तो बारीकी से काम करते करते हो सकता है वो टूट भी गया होगा। इस प्रकार से वो सोचते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये सोचते हैं कि चश्मा टूट गया होगा, इस कारण से नहीं लगा होगा। इसके दिमाग में एक चीज और आती है कि ये नगर पालिका ने, जो नगर पालिका के जो अफसर हैं उन्होंने ये मूर्ति बस्ट जो लगवाई है, तो ये भी हो सकता है कि अच्छे मूर्तिकार को नहीं बनवाने के लिए दिया गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रशासन की काम है, गवर्नमेंट का काम है, ये शासकीय काम है, तो इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो बार बार किसी से, नीचे वाले से ऊपर, ऊपर उससे ऊपर, तो ऐसे करते करते परमिशन लेते लेते समय हो गया होगा। तो जल्दबाजी में किसी स्कूल मास्टर से, स्कूल के ड्राइंग टीचर से बनवा दिया गया होगा। वो यहाँ पर सोच रहे होते हैं, तो इस कारण से वो बनाने के लिए इसको भूल गया होगा, या फिर 1 महीने में ही बनाना था, तो जल्दबाजी में ये इसके चश्मा को नहीं बना पाए होंगे। इस प्रकार से वो कई तर्क लगाते हैं इन सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे के बारे में, ठीक है। लेकिन वहां जो चश्मा लगा हुआ था वो क्या था, ओरिजिनल चश्मा था। तो जब भी आता था,
जब भी वो इस कस्बे से, हावड़ा साहब जो जब भी इस कस्बे से, इस चौराहे से गुजरता था, तो उनको हर बार सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में नई चश्मे दिखाई देती थी। तो उनको लगा कि इसका कारण जानना चाहिए। तो वो जो वहीं पे एक पान वाला रहता है, पान वाले से वो जाकर पूछ ही लेता है कि इस मूर्ति में, इस सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति में इस चश्मे के बदलने का क्या कारण है, इसके चश्मे बदलने का, चश्मे का बदलना। तो चश्मे के बदलने का कारण वो क्या करता है, पूछ ही लेता है। तब वो पान वाला तो हमेशा पान खाए हुए रहता है, उसके चरित्र चित्रण के इसके बारे में शुरू में बताया हूं कि हमेशा पान खाए रहता है, उनके सिर में बाल कम रहते हैं, मोटा सा आदमी, मोटा काला सा आदमी, दांत जो है लाल और काले हो गए थे पान खाने के कारण से। तो वो हंस करके बोलता है कि ये तो सब काम कैप्टन करता है, लेकिन कैप्टन करता है बोलता है ये पान वाला, तो हालदार साहब को ये इनकी पान वाले की बात जो है समझ में नहीं आती है। तब वो बताता है कि अगर कोई ग्राहक आ जाए, यहाँ पे शब्द जो है, भाषा जो है, भाषा बोली जो है, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग भी किया गया है। तो बोलता है कि किधर से लाएगा, काय को, इस प्रकार से, ये नई आइडिया, क्या आइडिया है, इस प्रकार से अनेक शब्दों में जो है अनेक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से बोलता है अगर कोई ग्राहक आ जाए तो उसको किधर से लाके चश्मा देगा। तो इस कारण से वो क्या करता है, मूर्ति से वो उस चश्मे को निकाल लेता है। अगर किसी जो ग्राहक है, जो ग्राहक को अगर सुभाष चंद्र बोस की जो चश्मे है, वो चश्मा लगा है, वो पसंद आ जाता था, तो सुभाष चंद्र बोस के सामने ये कैप्टन चश्मा वाला जो है जाता था और वहां से निकाल करके लाता था, इनसे माफी मांगता था सुभाष चंद्र बोस से, और उसको निकाल करके ला करके ग्राहक को देता था और सुभाष चंद्र बोस जी को एक नया चश्मा पहना देता था। तो इस प्रकार से इनको समझ में आ जाता है, हालदार साहब को समझ में आ जाता है कि इसके चश्मे के बदलने का कारण क्या है। आखिर कौन बदलता है इसके चश्मे को, ये चश्मा वाला, जिसको लोग क्या बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं। कैप्टन क्यों बोलते हैं, इनकी देशभक्ति के कारण इनको कैप्टन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पान वाला के बताने से हालदार साहब को समझ में आ जाता है कि आखिर ये चश्मा क्यों बदलता है। तो इसमें अलग अलग भाषाओं का प्रयोग भी हुआ है, तो इसका क्वेश्चन भी बन सकता है कि अलग अलग भाषाओं का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसमें आंसर भी आप लिख सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं के प्रयोग से भाषा में सौंदर्यता आती है और भाषा में प्रवाहता आती है। इस कारण से लेखक ने इस चैप्टर में अलग अलग भाषाओं का भी प्रयोग किया है, यह हम लिख सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया कि सुभाष चंद्र बोस जी का किसी अफसर के द्वारा मूर्ति लगाया जाता है और उस मूर्ति को कौन बनाता है, एक ड्राइंग टीचर होता है, हाई स्कूल का ड्राइंग टीचर जिसका नाम मोतीलाल रहता है। ठीक है, वो बनाता है। तो उसमें चश्मा लगाना वो भूल गया रहता है। क्यों भूल गया रहता है, क्योंकि उनको जल्दबाजी में बनाना होता है, 1 महीने के अंदर ही बनाना होता है। इस कारण से ये सब चीज, फिर इसका जो चश्मा बदलना है ये किस प्रकार से बदलता है, यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद हालदार साहब जो है सुभाष चंद्र बोस जी के ओरिजिनल चश्मा के बारे में पूछना चाहता है और वो उनके ओरिजिनल चश्मा के बारे में पूछ ही लेते हैं। ओरिजिनल चश्मा का मतलब जो संगमरमर का जो चश्मा होता है ना, क्योंकि मूर्ति जो संगमरमर की थी, इस कारण से वो उसके संगमरमर के चश्मे के बारे में पूछ ही लेता है। किससे पूछता है, पान वाले से पूछता है। हालांकि वो जो इससे पहले एक तर्क भी लगाया था, कौन तर्क लगाया था, हालदार साहब जो है तर्क लगाया था कि हो सकता है कि जो टीचर है, जो ड्राइंग टीचर है, वो बनाना भूल गया होगा, या फिर हो सकता है कि जो बनाया था वो पतली डंडी होने के कारण वो टूट गया होगा। इस प्रकार से कई प्रकार से जो तर्क वो लगाए रहते हैं, लेकिन ये पान वाला बताता है कि उनका जो ओरिजिनल चश्मा है उसको मास्टर जी जो है बनाने के लिए भूल गए हैं। तो उनका जो तर्क था वो सही होते हुए प्रतीत होता है, उनको सत्य जो है साबित होने, उनका जो तर्क जो है सही साबित होने लग जाता है कि क्या बताया ये पान वाला, कि जो मास्टर साहब था वो
चश्मा बनाना भूल गया था। इनकी जो सोच थी और वास्तविकता थी दोनों एकदम सही हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि हालदार साहब वहां से ना जाना चाहते हैं, वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते वहीं वो रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर रुक जाते हैं, पीछे मुड़ करके आते हैं और बोलते हैं कि क्या ये चश्मा वाला जो है सुभाष चंद्र बोस जी का कोई साथी था, या फिर आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था जो उनको हमेशा वो चश्मा लगाता था, या फिर इस सुभाष चंद्र बोस से इतना प्रेम करता था। तब ये पान वाला जो है उत्तर देता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। क्या उत्तर देता है? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले की इस बात को, ऐसी बात को, पागल वाली बात को, पागल कहने वाली जो बात है उसको सुनकर हालदार साहब जो है थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है देशभक्तों को उनका अपमान करते हैं, उनके देशभक्ति का अपमान करते हैं। तो वो थोड़ा हालदार साहब जो है दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पागल पागल बोलते हैं, कौन बोलता है उसको? ये पान वाला जो है इस चश्मे वाले को पागल बोलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या बोलता है ये पान वाला कि जाओ आप उसी से ही बात कर लीजिए, मैं और नहीं बताने वाला हूं। ऐसे करके वो पान खाने लग जाता है फिर से, ये पान वाला। और तभी ये पान वाला बोलता है कि वो देखो वो चश्मा वाला आ रहा है। तब ये हालदार साहब जो है पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि उधर से एक बुजुर्ग, एक वृद्ध आदमी आ रहा होता है जो गांधी चश्मा और गांधी टोपी पहने हुए रहता है। वो उनसे भी पूछना चाहता था, लेकिन वो समय के कारण से वहां से चले जाते हैं। और ये पान वाला तो पहले ही बताने से माफ इनकार कर दिए थे, साफ मना कर दिए थे, तो उनसे नहीं पूछते हैं पान वाले से और वो वहां से चले जाते हैं। कौन चला जाता है वहां से? हालदार साहब जो है चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब भी वो आता था, जब ये हालदार साहब जब भी इस कस्बे से गुजरता था तो देखता था कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो चश्मा है वो हर बार बदला रहता था। ऐसे ही हर बार जब भी आता था तो उनका जो चश्मा जो है हर बार बदला रहता था। लेकिन जब वो एक बार आया, इस कस्बे में आया एक बार, तो जो नेताजी का चश्मा था वो उस पर नहीं लगा था और वहां जो है उस कस्बे में सुनसान था। मतलब अधिकांश दुकानें जो है बंद थी, दुकानें जो है बंद थी। ठीक है, दुकानें बंद थी। तो वो क्या करता है, फिर वहां से वो चला जाता है। कौन चला जाता है? हालदार साहब जो है चला जाता है। लेकिन फिर अगली बार आता है और उस पान वाले, इस पान वाले के पास ये जो हालदार साहब जो है रुकते हैं और पान खाते हुए बोलते हैं कि क्यों भाई पान वाले, इस बार आपके सुभाष चंद्र बोस ने चश्मा नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है? तब ये पान वाला जो है जवाब देता है कि कैप्टन मर गया। क्या बोलते हैं? कि ये कैप्टन जो है मर गया। कौन जवाब दिया? ये पान वाला बताता है कि ये कैप्टन जो है मर गया, वो इस दुनिया में नहीं रहा। और वो भावुक हो जाते हैं, ये पान वाला भी थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं और हालदार साहब भी भावुक हो जाते हैं। पान वाले की भावुक होने से क्या पता लगता है कि उसमें भी आत्मीयता थी, यह हम कह सकते हैं। ठीक है, हालदार साहब जो भावुक हो जाते हैं और वहां से वो फिर से चले जाते हैं, अपने काम के लिए चले जाते हैं। फिर जब 15 दिन के बाद उस कस्बे में आते हैं, जब इस कस्बे में फिर 15 दिन के बाद आते हैं तो इनको ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? कि ये हालदार साहब तो सॉरी, जो चश्मा वाला है वो तो मर गया है, अब इसको कौन चश्मा पहनाया होगा? ये सुभाष चंद्र बोस की आंखों में अब चश्मा नहीं होगी। तब वो सोच लेते हैं कि अब इस बार मैं सुभाष चंद्र बोस की ओर नहीं देखूंगा, और अपने ड्राइवर से भी बोल देता है कि इस बार हम पान यहां नहीं खाएंगे, आगे कहीं जाकर के पान खा लेंगे, आप गाड़ी यहां पर मत रोकना। लेकिन जो हमारा मन कहता है
कि जिस चीज के लिए हमारा मन मना करता है उस चीज को हम कर ही लेते हैं। तो हालदार साहब का मन क्या था, उसको देखने का मन नहीं था सुभाष चंद्र बोस की ओर, लेकिन उसकी आंखें जो है उनको देख ही लेती है और अचानक से चिल्लाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते हैं और अचानक चिल्लाते हैं, रोको। तब जो ड्राइवर था वो जोर से ब्रेक मारता है और गाड़ी को रोकता है और दौड़ करके ये हालदार साहब जो है दौड़ करके कहां आता है, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति होती है उसके पास, बॉस के पास, ठीक है, बॉस के पास चले जाते हैं दौड़ते हुए, ठीक है। और देखते हैं, क्या देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है सरकंडे का, किसका, सरकंडे, सरकंडे का चश्मा बना हुआ था। सरकंडा मतलब जानते ही हैं, जिसको बच्चे लोग खेलते हैं नदी नालों के आसपास, वो मिल जाती है। वो बहुत ही एक हल्की लकड़ी होती है, मतलब घास की तरह होती है। तो उसका वो चश्मा पहना हुआ था। तब इन चीज को देख करके हालदार साहब जो है भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाती है कि इस देश में, हमारे समाज में केवल बड़ों में ही देशभक्ति नहीं है, बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों में भी देशभक्ति है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।